रजिया सुल्तान, जिन्हें रजिया सुल्ताना नाम से भी जाना जाता था, ये भारत की पहली मुस्लिम शासक बनी थी। इनका जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था। रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की सुल्तान हुआ करती थी। इनका राज्याभिषेक 1236 ईस्वी को हुआ था और 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। निडर महिला शासक रजिया सुल्तान का निधन 14 अक्टूबर 1240 को कैथल, हरियाणा में हुआ था। हमारे भारत देश में बहुत से राजाओं ने राज किया है, परंतु आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक की, जिनका नाम रजिया सुल्तान हुआ करता था। जब मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पर शासन किया था, तब मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पर फतेह करने के बाद हिंदुस्तान की सारी बागडोर अपने सेवक कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी थी। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम सुल्तान बना था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उनकी सत्ता उनके दामाद इल्तुमिश को सौंप दी गई। जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम हुआ करते थे और उनको मोहम्मद गोरी के द्वारा सत्ता सौंपी गई थी, उसी प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था शमसुद्दीन इल्तुमिश। इसलिए इनकी पूरी सल्तनत को गुलाम सल्तनत के नाम से भी जाना जाता था। रजिया सुल्ताना शमसुद्दीन इल्तुमिश की पुत्री थी। इल्तुमिश के 11 बेटे होने के बावजूद भी उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना पर था। इल्तुमिश हर मामले में अपने बेटों से ज्यादा अपनी बेटी रजिया सुल्ताना की राय लेना पसंद करता था, परंतु यह बात उनके 11 बेटों को बहुत ज्यादा खटकती थी। उनको लगता था कि हमारा बलवान होना और शक्तिशाली होने के बावजूद भी हमारे पिता एक लड़की को इतना बढ़ावा देते हैं और उसे हर कार्यों में सबसे आगे रखते हैं। परंतु हकीकत भी यही थी कि रजिया सुल्तान बहुत काबिल और कुशल लड़की थी। वह अपने भाइयों से कतई भी कम नहीं थी, हर मामले में इनके बराबर थी। इन्हें बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी बहुत ही बखूबी तरह से आती थी और वह इन कलाओं में अच्छी महारत रखा करती थी। उनके पिता कहीं भी जाने से पहले अपने पूरे राज्य की बागडोर अपने 11 बेटों को ना देकर अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना के हाथों में देकर जाया करते थे और रजिया सुल्ताना अपने पिता के किए गए भरोसे पर हमेशा खरी उतरती थी और उनके गैर मौजूदगी में राज्य का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती थी। रजिया सुल्ताना की काबिलियत से उनके पिता इल्तुमिश को यह भरोसा हो गया था कि वे इनके राज्य को उनके बाद बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती है। इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत में अपने मरने के बाद सारे राज्य का जिम्मा रजिया सुल्ताना के हाथों में सौंप दिया। एक महिला को पूरे राज्य का जिम्मा सौंपे जाने के बाद दरबार के कुछ लोग इल्तुमिश के इस फैसले के खिलाफ हो गए। सभी दरबारियों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। 11 बेटे होने के बावजूद राजा ने अपनी सत्ता अपनी बेटी के हाथों में क्यों दे दी। तुर्की के रहने वाले लोगों का यह मानना था कि वह किसी औरत की हुकूमत नहीं स्वीकार कर सकते। दूसरी तरफ रजिया सुल्ताना की सौतेली माँ, जो अपने बेटे रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को शहंशाह बनाना चाहती थी और इसी के चलते वह बगावत पर उतर आई, जिसके बाद राजा इल्तुमिश को अपना फैसला बदलना पड़ा और अपनी पुत्री को छोड़कर अपने बेटे रुकुनुद्दीन को शहंशाह बनाया। शमसुद्दीन इल्तुमिश की मौत के बाद रुकुनुद्दीन राजा तो बन गया, परंतु रुकुनुद्दीन एक बहुत ही अय्याश किस्म का राजा था। वह उस सिंहासन पर सिर्फ नाम के लिए ही बैठा हुआ था। उसमें राजा बनने लायक कोई भी गुण नहीं थे। उसकी सल्तनत उसकी माँ तुर्कन शाह चलाया करती थी। वह अपना पूरा दिन अय्याशी में गुजारा करता था और उसकी माँ पूरे प्रजा पर जुल्म ढा रही थी। वह एक बेरहम किस्म की महिला थी। उसने अपने सभी दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करवा दिया और इन सब के साथ साथ राजा इल्तुमिश की बची रानियों का भी कत्ल करवा दिया और उनके बेटों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि उनके बेटे रुकुनुद्दीन की कोई बराबरी ना कर सके। जिस प्रकार राजा इल्तुमिश के अपने बेटी रजिया सुल्ताना को नया शासक बनाने के खिलाफ सभी दरबारी हो गए थे, अब वही लोग रुकुनुद्दीन की माता तुर्कन शाह का शासन झेल रहे थे। देश का इतना बुरा हालात देखते हुए सभी शासक, सभी दरबारी बगावत पर उतर आए। जो रुकुनुद्दीन के खिलाफ यह बगावत इतनी बढ़ गई कि उनके बेटे के बड़े बड़े वजीर भी उसके खिलाफ हो गए और वह सब बागी बनकर उसको शासन से हटाना चाहते थे। रुकुनुद्दीन बागियों को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक युद्ध पर निकला, परंतु उसकी युद्ध में शिकस्त हुई और हार का सामना करने के बाद उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और
जो लोग रजिया सुल्ताना के शासक बनने के खिलाफ थे वही लोग अब शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। रुकनुद्दीन और उसकी मां के इस प्रकार के शासन झेलने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब रजिया सुल्तान शासन पर राज करेंगी और रजिया सुल्तान को नई रानी बना दिया गया। इस प्रकार 1236 में पहली बार कोई मुस्लिम औरत थी जिसने हिंदुस्तान पर सुल्तान बनकर राज किया और रजिया सुल्ताना शासन करने योग्य भी थी और उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अपने नाम के सिक्के चलवाए। इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए। उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रजा के लिए अच्छी सड़कें और बड़ी बड़ी लाइब्रेरी जैसी चीजें बनवाई थी। रजिया सुल्ताना को यह बहुत अच्छे से पता था कि उनके सभी राज्य के लोग ज्यादातर तुर्की से आए हुए थे और वह जानती थी कि तुर्की के लोग एक औरत की सल्तनत को कबूल नहीं करेंगे, इसलिए वह अपना लिबास मर्दों की तरह बनाकर राजगद्दी पर बैठती थी और वह सभी काम मर्दों की तरह ही करती थी। वह मर्दों की तरह लड़ा करती थी और उन्हीं की तरह वह अपनी फौज को खुद लीड किया करती थी। उनमें इतनी काबिलियत होने के बाद भी जिनका उन्हें डर था वही हुआ। उनके अच्छे से शासन चलाने के बावजूद भी बागियों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी ताकि उन्हें तख्त से हटाया जा सके। रजिया सुल्ताना के खिलाफ बगावत करने वाला कोई और नहीं बल्कि रजिया सुल्ताना से पहले राज करने वाला उसके भाई रुकनुद्दीन का प्रिय वजीर था। परंतु रजिया सुल्ताना बहादुर होने के साथ साथ बहुत होशियार भी थी। उन्होंने उन भाइयों से लड़ने के बजाय दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने उन बागियों के बीच फूट डालने के बारे में सोचा और वह इस योजना में कामयाब भी हुई। सभी बागी अपने अपने गुट में लड़कर वापस चले गए। जब रजिया सुल्ताना ने देखा कि उनकी एकता टूट चुकी है तब उन्होंने अपने सिपाही उन गुटों के पीछे भेजकर उन सभी बागियों का कत्ल करवा दिया। इस प्रकार रजिया सुल्ताना ने अपने खिलाफ होने वाली बहुत बड़ी बगावत को कुचल डाला था। रजिया सुल्ताना की प्रेम कहानी। इस बगावत के बाद जब लोगों ने देखा कि उन्होंने इतनी बड़ी बगावत को अपने होशियारी और चालाकी से मात दे दी तब लोगों में उनका खौफ और इज्जत बहुत बढ़ गई। परंतु बागियों को मात देने के बाद भी महल में बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जो कि उनको सिंहासन से हटाना चाहते थे और आखिरकार उन लोगों को एक मौका भी मिल गया। रजिया सुल्ताना के महल में एक गुलाम था जिस गुलाम का नाम याकूब था। कहा जाता है कि रजिया सुल्ताना उस पर बहुत ही मेहरबान थी। वह काला गुलाम रजिया सुल्तान के घोड़ों के अस्तबल का दरोगा हुआ करता था, लेकिन अचानक से रजिया सुल्ताना ने उसको अस्तबल के दरोगा से सीधा अमीर का दर्जा दे दिया और कुछ अरसे बाद उस काले गुलाम को अमीर से भी अमीरों का अमीर बना दिया। उस समय जो अमीर हुआ करते थे रजिया सुल्ताना ने उस काले गुलाम को उनसे भी बड़ा ओहदा दे दिया, मतलब उनसे भी अमीर बना दिया। उस समय यह ओहदा बहुत बड़ा ओहदा कहलाया जाता था जो कि महल में बहुत मायने रखता था। यह ओहदा उस दौर के बहुत बड़े तुर्कों को ही दिया जाता था। रजिया सुल्ताना के इस फैसले के बाद महल के बाकी तुर्की बहुत नाराज हो गए और वह सभी रजिया सुल्ताना के खिलाफ खड़े हो गए। तुर्की इस बात से नाराज थे कि जो ओहदा तुर्कियों को दिया जाना था उस ओहदे पर सुल्ताना ने एक गुलाम को बैठाया हुआ है और बात इसी तरह और बढ़ती चली गई। लोगों ने यह अफवाह उड़ाना शुरू कर दिया कि रजिया सुल्ताना का उस गुलाम के साथ नाजायज संबंध है और अब इन सब बातों को देखते हुए रजिया सुल्ताना को अपनी गलतियों में सुधार लाने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए और अधिक बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उन्होंने उस काले गुलाम को अमीरों से अमीर की अस्तर से हटाकर और बड़ा ओहदा देने का सोचा और अपना खास अंगरक्षक बना लिया। अंगरक्षक बनाए जाने के बाद वह रजिया सुल्तान के साथ हमेशा रहने लगा और रजिया सुल्ताना अपने हर फैसले में उसकी राय जरूर लेती और हर मामले में उस काले गुलाम को अपने साथ रखती थी। वह काला गुलाम एक पल के लिए भी रजिया सुल्ताना से अलग नहीं होता था। रजिया सुल्ताना के इस फैसले से दरबार के बाकी तुर्की लोग बहुत ज्यादा खफा हो गए और वह सभी रजिया सुल्ताना के खिलाफ बगावत पर उतर आए। इसके बाद मलिक अल्तुमिया नाम का एक हुक्मरान आया जो रजिया सुल्ताना से शादी करना चाहता था, परंतु रजिया सुल्ताना ने उसे मना कर दिया। मना करने के बाद उसने उनके चरित्र पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वह हमेशा ही रजिया सुल्ताना के खिलाफ मौका तलाशते रहता था किस प्रकार उसे सबक सिखाया जाए और जब उसे पता चला कि रजिया सुल्ताना का नाम काले गुलाम के साथ जोड़ा जा रहा है
तो इस बात को और बढ़ाने में वह सबसे आगे था। मलिक अल्तुनिया ने यह भी अफवाह उड़ाई, जब रजिया सुल्ताना अपने घोड़ों पर सवार होती हैं तब उन्हें घोड़ों पर अपने हाथों से काला गुलाम बैठाता है और खुद भी घोड़े पर उन्हीं के पीछे बैठ जाता है। रजिया सुल्ताना ने जब अपने ही पंजाब के गवर्नर मलिक अल्तुनिया की यह हरकत देखी तब उन्होंने उसे सबक सिखाने का इरादा किया। रजिया सुल्ताना ने एक बड़ी फौज के साथ पंजाब के शहर बठिंडा की तरफ मलिक अल्तुनिया को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ी, परंतु रजिया सुल्ताना के बठिंडा पहुंचने से पहले ही उन्हीं के गवर्नर ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और उनके खास अंगरक्षक काले गुलाम की भी हत्या कर दी और रजिया सुल्ताना को बंदी बनाकर बठिंडा ले आया और मलिक अल्तुनिया के हवाले कर दिया और वहीं पर रजिया सुल्ताना को कैद कर लिया गया। कैद हो जाने के बाद रजिया सुल्ताना के दरबारियों ने उनके दूसरे भाई को शासन सौंप दिया, परंतु रजिया सुल्ताना ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वह जितनी बहादुर थी उससे कहीं ज्यादा होशियार भी थी। उन्हें कैद हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उन्होंने अल्तुनिया से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्होंने अल्तुनिया से निकाह कर लिया। अपने शौहर मलिक अल्तुनिया के साथ मिलकर उन्होंने बठिंडा की एक सेना तैयार की। अपने शौहर के साथ बठिंडा से अपनी सेना लेकर अपने राज्य दिल्ली को हासिल करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही उनका कुछ डाकुओं के साथ युद्ध हुआ। फिर से रजिया सुल्ताना को इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना करने के बाद रजिया सुल्ताना अपने शौहर के साथ उनके राज्य बठिंडा वापस नहीं जा सकी, क्योंकि उनके बहुत से सिपाही मैदान छोड़कर भाग चुके थे और रजिया सुल्ताना वहां पर अकेली रह गई। रजिया सुल्ताना वहां पूरे दिन भटकती रही और उनका भूख की वजह से बुरा हाल हो चुका था। उन्हें कहीं पर भी कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। आखिरकार थकी हारी रजिया सुल्ताना को जंगल में एक किसान मिला। रजिया ने उस किसान से खाने के लिए एक रोटी मांगी। किसान ने भी फकीर समझकर रजिया सुल्ताना को एक रोटी दे दी, क्योंकि रजिया सुल्ताना ने अपने सारे राज फकीरों के कपड़ों में छुपाया हुआ था और उस एक रोटी को खाने के बाद वह वहीं पर आराम करने के लिए लेट गई। थकावट की वजह से अचानक उन्हें नींद आ गई। उन्होंने फकीरों जैसे कपड़े पहनकर अपने शाही लिबास को छुपाया हुआ था, लेकिन लिबास हवा से सरक गया और उनके शाही लिबास नजर आने लगा। किसान ने जब यह देखा तो उसके लिबास पर सोना ही सोना था, तो किसान के मन में लालच आ गई। किसान ने लालच में आकर रजिया सुल्ताना की हत्या कर दी और सारा सोना लेकर चला गया। कहा जाता है कि किसान ने वहीं पर उसी जमीन के नीचे रजिया सुल्ताना को दफनाया था। इसी प्रकार अक्टूबर 1240 को भारत की इकलौती और मुस्लिम इतिहास की पहली औरत हुक्मरान का इंतकाल हो गया। हालांकि बाद में उस किसान को पकड़ लिया गया था और उस किसान से ही यह मालूम किया गया था कि रजिया सुल्तान की कब्र कहां पर है। आज रजिया सुल्ताना की कब्र दिल्ली शहर में मौजूद है, जो कुतुब मीनार हिंदुस्तान की शान कहलाती है। इन्होंने 1236 से 1240 तक भारत पर शासन किया था और वह योग्य तथा प्रतिभा संपन्न सुल्तान हुआ करती थी। कई लोग इस पूरे मामले की जड़ को रजिया सुल्ताना के उस काले गुलाम को बताते हैं, जिनका नाम याकूब था। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।